मेरे को नहीं पता। वही है जहाँ से हमारी फ्लाइट है, वहाँ से ना ब्यूअर रेस्टोरेंट। वो कह रहे हैं कि मेरे पास प्लेट भी है, खाने का सिस्टम भी है, मैं रख लूँ, बट तुम कैपिटल तो। हमने सबसे बात करी अब काफी लोगों से, एंड आई नो हाउ डिफिकल्ट इट वुड हैव बीन कि लास्ट 3-4 डेज में कितना स्ट्रगल किया आपने। 1 week. We should clap for that. A big round of applause for all of you. हमने तो 4 बस छोड़ दी सबके लिए। कल हम लोग कहाँ गए थे? 4 बस छोड़े अपनी आंखों के सामने से। हमने भी आज यही गलती की है। हम इस साइड को आ गए, इमिग्रेशन वाली साइड, जाना बसेस वाली साइड था। नहीं, हम लोग ने जानबूझ के छोड़ी थी, सब लोग आए नहीं थे। मेरी तो फोटो ही ना आ रही, तो मैं एकदम देखो सही। नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं थारू समाचार। आज हमारे साथ मनदीप कौर हैं और मनदीप कौर नानंगमता के रहने वाली हैं, लेकिन जो हाल फिलहाल जो दुनिया भर में एक चिंता का विषय बना हुआ है, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध, तो मनदीप कौर जो है यूक्रेन से लौटी हैं और मेडिकल की छात्रा हैं। मिशन जो ऑपरेशन गंगा है उसके तहत आप आए हैं। मिशन मनदीप जी, सबसे पहले तो आप मुझे ठीक है, हम ये बधाई देना चाहते हैं कि आप वहाँ से सुरक्षित लौटी हैं। एक बार वहाँ का हाल कैसा था ये हमें बताइए। आपको कब ये मालूम चला कि युद्ध अब छिड़ गया है, अब यहाँ से निकलना लाजमी होगा हमारा? शुरू में तो हमें जैसे एडवाइजरी आई थी उसके तहत तो हमें इतना सीरियसली नहीं बोला था कि जाना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। तो हमने भी सोचा कि अगर कुछ दिनों में शांत होता है माहौल तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन 24 तारीख को सुबह एकदम से 6 बजे घर से कॉल आया कि तुम्हारे वहाँ अटैक हुआ है कीव और खारकीव में। तो उसके बाद हम सब लोग एकदम से टेंशन में आ गए कि कल तक कुछ भी नहीं था और आज एकदम से सब कुछ बदल गया है। तो हमने फिर सोचा कि अब हमें जाना ज़रूरी है। लेकिन 27 तारीख तक हमें कोई बसेस प्रोवाइड नहीं करी गई, क्योंकि हमें ये कहा गया था कि जो वहाँ के हमारे कंसल्टेंट्स हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने उनसे बात की है, वो हमें प्रोवाइड करेंगे सब कुछ। तो हमें कुछ प्रोवाइड नहीं किया गया, इसलिए फिर उसके बाद हमने 27 तक खुद ही बस ड्राइवर वगैरह से बात करके 50-50 बच्चों के हमने 6 ग्रुप तैयार किए और 6 बसेस वहाँ से 26 को हम सब एक साथ चले थे वहाँ से रोमानिया बॉर्डर के लिए। अच्छा, एक बात ये भी बताइए अमनदीप जी, क्योंकि जिस तरह से ये कहा गया कि जो यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र हैं उनको जो यूनिवर्सिटी लेवल पर जो है बाद में इन्फॉर्म किया गया, या फिर एक कश्मकश में रखा गया उनको कि ठीक है, मतलब यहाँ युद्ध नहीं होगा, आपकी क्लासेस ऑनलाइन होंगी, ऑफलाइन होंगी, इस वजह से इवैक्यूएशन प्रोसेस में जो देरी हुई थी, क्या ये बात सही है? क्या ऐसा अनुभव हुआ था आपको? यूनिवर्सिटी की तरफ से तो हमें ऐसा बोल दिया गया था कि जैसे मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ और 6th ईयर के जो बच्चे होते हैं, हमारा एक एग्ज़ाम होता है क्रॉक, वो देना ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारी 6 महीने की या साल की बैक लगती है। तो हमें ये बोला गया कि तुम लोगों का जाना इतना ज़रूरी नहीं है, तो अगर तुम जाते हो और कुछ नहीं होता, क्लासेस ऑफलाइन हो जाती हैं, तो तुम्हारी 6 मंथ की बैक लग जाएगी। तो उतना रिस्क हम नहीं ले सकते थे, तो इसलिए हमने सोचा कि 6 महीने बर्बाद करने से अच्छा है हम वहीं पर रुक जाएं। और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें एडवाइजरी जो मिनिस्ट्री की तरफ से आई थी एम्बेसी से, तो उन्होंने भी हमें ये कहा था जिनका वहाँ रहना ज़रूरी नहीं है वो चले जाओ। अब
बच्चों को क्या पता कि हमारा यहाँ रहना ज़रूरी है नहीं है। और फ़्लाइट्स भी लास्ट मोमेंट पे जब हमने सोचा 21 के आसपास कि हम लोग चले जाते हैं, अगर ऑफ़लाइन होगी तो हम वापस आ जाएंगे, तो एयर इंडिया की जो टिकट्स थी वो सीधा 25,000 से 90,000 हो गई थी। तो अगर हम सोचते भी आने का तो उस वजह से बहुत बच्चों ने अपने पैर पीछे कर लिए कि नहीं हम नहीं जाएंगे, अगर कुछ होगा तो देखा जाएगा। तो जब ये आप बता रहे हैं कि 24 तारीख को जो है 24 फरवरी को मुझे घर वालों से इन्फॉर्म मिला कि हमारे यहाँ अटैक हुआ है, तो तब ये डर था आपको कि लड़ाई की आंच जो है, आप चूँकि आप वेस्टर्न बॉर्डर पर रोमानिया के करीब आपकी यूनिवर्सिटी थी यूक्रेन में, तो आपको ये एहसास हुआ था कि आंच जो युद्ध की आंच है वो हमारी यूनिवर्सिटी तक आ जाएगी और हमें भागना पड़ेगा ऐसे? हमने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन और हमें तो 24 तक भी हमें आने का कोई एश्योरिटी नहीं थी कि हम आएंगे। लेकिन 23 को हमारी ही यूनिवर्सिटी के पास हम जब राशन वगैरह लेने जो भी जाते थे, हमने वहाँ पे मिलिटेंट्स को देखा घूमते हुए। फिर हमें थोड़ा सा लगा कि यहाँ पे भी जल्दी ही कार्रवाई हो जाएगी जो कीव और खारकीव में हुआ है। तो फिर हमें पेरेंट्स ने बोला कि जितना जल्दी हो सके वहाँ से आ जाओ। वही हमें बस मिलने में देरी हुई, नहीं तो हम काफ़ी पहले आ जाते वहाँ से। तो एक चीज़ और बताइए, जब आपने वहाँ से निकलने का जब प्रोसेस किया, उस दौरान आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा या फिर नहीं करना पड़ा? आप शेल्टर में रहे, कहाँ रहे, वो थोड़ा एक यात्रा जो आपकी रही उस दौरान यहाँ तक आने की, वो थोड़ा हमें बताइए। 24 से 26 तारीख तक का जो वक्त था वो हमने ऑलमोस्ट शेल्टर में निकाला था, जो हमारे बिल्डिंग्स के नीचे पहले ही बंकर्स बने हुए थे। वहाँ पे हमारी जो ओनर थी वो हमें बता के गई थी कि अगर सायरन बजते हैं तो तुम्हें वहाँ पे जाना है। तो वहाँ पे हर 3 घंटे में सायरन बजना शुरू हो रहे थे, तो जैसे ही सायरन बजते थे हम लोग नीचे बंकर्स में चले जाते थे। सुबह के 3 बजे हों या 1 बजे हो, हमें नीचे जाना होता था। 26 तारीख तक तो हमने यही किया। फिर उसके बाद फाइनली जब हमें बसेस वगैरह अरेंज हुई मिली तो हम रोमानियन बॉर्डर के लिए निकल गए वहाँ से। मनदीप, मुझे थोड़ा ये बताइए, कई बार ये होता है कि भाई ये सवाल आ रहे हैं कि इतने सारे जो स्टूडेंट, खासकर मेडिकल के स्टूडेंट हैं, इतने ज़्यादा मात्रा में वो यूक्रेन या फिर अन्य देशों में क्यों जा रहे हैं? क्या यहाँ पर उस तरह की व्यवस्था नहीं है? एक बार थोड़ा वो जो कमियां हैं उन पर एक बार फोकस ज़रा हमें बताइए। मेरा वहाँ जाने का रीज़न तो ये था क्योंकि जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट 12th के बाद मैंने दिया था, तो मैंने कोचिंग्स वगैरह नहीं ली थी नीट का। हाँ जी, नीट का। तो बाय लक मेरा क्वालिफाई हो गया था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि पढ़ाई तो सेम ही है, साल क्यों बर्बाद करना है। तो मैंने अपना साल बचाने के लिए वहाँ पे अप्लाई किया कि एटलीस्ट मेरा 1 साल बच जाएगा। और जो मेरे साथ वहाँ के दूसरे बच्चे थे उनका रीज़न ये था, जबकि उनके 500-600 नंबर भी थे, तो उनका रीज़न ये था कि इंडिया में डोनेशन बहुत देना पड़ता है, 1 करोड़ के आसपास तो डोनेशन ही है जो देना पड़ेगा आपको। और प्लस जो सरकारी हैं वहाँ पे नंबर पढ़ते हैं SC ST वालों के, जनरल वाले बच्चों के नंबर नहीं पढ़ते। तो उनका वहाँ जाने का रीज़न ये था। और वहाँ पे तो जैसे मैंने कोई ड्रॉप आउट नहीं लिया था, वहाँ पे काफ़ी बच्चे थे जो इंडिया में 3-3, 4-4 साल ड्रॉप आउट करने के बाद वहाँ गए। 3-4 साल के बाद भी उनका इंडिया में नंबर नहीं पड़ा। फिर उन्हें एट लास्ट हार के कि कोई उम्मीद नहीं है इंडिया में, इसलिए उन्होंने बाहर अप्लाई किया। अच्छा, जब आप शेल्टर में थे या फिर जो आपकी रोमानिया तक की यात्रा रही थी, यहाँ पर किसी तरह की व्यवस्था जिससे आप चाहे संतुष्ट हों असंतुष्ट हों, या कैसे आपने वो दिन गुजारे थे, वो कितना वो कैसा था, एक बार बताइए हमें। संतुष्टि तो इस चीज़ की थी कि एटलीस्ट इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे लिए बॉर्डर्स खुलवाए, क्योंकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री खुद ही चले जाना पॉसिबल नहीं है। उसमें हमारी सरकार का बहुत बड़ा हाथ था हमें वहाँ ले जाने का। लेकिन असंतुष्टि इस चीज़ की है कि वो काम हुए बहुत देरी से, क्योंकि कुछ बच्चों की वहाँ पे जान भी चली गई। शेयर चीज़ें जल्दी हुई होती तो वो बच्चे आज हमारे साथ यहाँ होते। और दूसरी चीज़ ये थी कि जब हम बॉर्डर पे गए थे तो जो इंडियन एम्बेसी के वहाँ पे लोग थे
वो लोग ही हमें बताने वाले थे कि हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है, पर उन लोगों का जवाब ये था कि वी आर नॉट आंसरेबल टू यू, कि हम तुम्हें बता नहीं सकते, आंसर नहीं कर, तुम्हें जवाब देने के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। तो बॉर्डर हम तो रोज़ क्रॉस करते नहीं हैं, हमें नहीं पता इमिग्रेशन कैसे करवानी है वहाँ पे। एयरपोर्ट की इमिग्रेशन पता है हमें, जो हम खुद करवा सकते हैं, लेकिन हमें वहाँ पे भी खुद हाथ पैर मारने पड़े वो करने के लिए। बस बच्चों ने खुद अरेंज करी, बॉर्डर जो क्रॉस किए वहाँ पे फायरिंग सब कुछ बच्चों ने खुद झेला, आगे की इमिग्रेशन बच्चों ने खुद करवाई। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इतनी रही कि उन्होंने बॉर्डर्स हमारे लिए खुलवा दिए थे कि बच्चे जा सकते हैं। अच्छा, और दूसरा चीज़, अब एक बड़ा सवाल ये है कि खासकर जो यूक्रेन से लौटे हैं भारतीय छात्र, चाहे वो किसी भी फील्ड के रहे हों, चाहे मेडिकल फील्ड, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा मेडिकल फील्ड के हैं, तो उनका भविष्य आगे का क्या होगा उसकी चिंता पेरेंट्स को भी है, छात्रों को भी है। आप इस पर क्या कहेंगे? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं मेरा साल बचाने के लिए बाहर गई थी, तो अब अगर इस सिचुएशन की वजह से मेरा साल बर्बाद होता है, मैं तो फिर वहीं पे आ जाऊंगी कि साल तो बर्बाद हो ही जाएगा। तो इंडियन गवर्नमेंट से यही अपील है कि पहले उन्होंने काम अगर धीरे किए हैं, कोई नहीं, हम यहाँ आ गए हैं, उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, लेकिन आगे जो आने वाली व्यवस्था हमारे लिए उन्होंने करनी है वो थोड़ा जल्दी की जाए, क्योंकि मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ, मेरे जैसे कई बच्चे 6th ईयर के हैं, तो सबके अपने अपने साल स्टेक पे लगे हुए हैं, और कोई हमारे अब ये टाइम इतना कंपटीशन का है कि हम लोग एक दिन भी अपना बर्बाद नहीं कर सकते। तो साल बर्बाद होना तो बिल्कुल भी जायज़ बात नहीं है। तो वो जितना जल्दी हो सके हमें कुछ ना कुछ प्रोवाइड किया जाए, या इतनी श्योरिटी दिलवा दी जाए कि हमें वहाँ जा सकते हैं हम, जो कि हमें बोला गया है कि हमारा यहाँ तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, नहीं तो मिनिस्ट्री की तरफ से हमें बोला गया है, यूक्रेनियन मिनिस्ट्री की तरफ से, कि क्लासेस शुरू हो जाएंगी। 13 से हमारी क्लासेस शुरू हैं, लेकिन जो हालात देख रहे हैं हम, उसे देख के लगता नहीं है कि कुछ अभी इतना जल्दी सही होगा, और उन चीज़ों से उभरने में भी बहुत वक्त लगेगा। तो एटलीस्ट इंडिया में बच्चों को कुछ प्रोवाइड किया जाए कि हमारे साल ख़राब ना हो, क्योंकि बच्चों ने बहुत मेहनत की है वहाँ पे जाने के लिए, इतना टाइम पैसा लगाया है पेरेंट्स ने, तो वो सब बर्बाद हो जाएगा। और एक तरह से बच्चों का जो इमोशनल ब्रेकडाउन है वो सबसे बड़ा लॉस होगा, पैसों से बड़ा लॉस वही होगा इस टाइम। जो ऑपरेशन गंगा है उसको लेकर जिस तरह से भारत सरकार ने वहाँ फंसे भारतीयों को निकाला है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? भारतीय सरकार ने ये बहुत अच्छा किया है, जो बॉर्डर्स खुलवाए, बच्चों को एक रास्ता दिया कि वो एटलीस्ट इस बड़ी प्रॉब्लम से बाहर तो निकल सकते हैं, और हमें फ़्लाइट्स वगैरह भी प्रोवाइड करी, वहाँ पे शेल्टर्स जो प्रोवाइड करवाए, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन एक मतलब गुस्सा उनसे इस चीज़ का भी है कि उन्होंने हमें टाइम से वहाँ से नहीं निकाला, और फ़्लाइट्स इतनी महंगी कर दी कि बच्चे आना भी चाहते तो नहीं आ पाते। नहीं तो न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के लोगों ने जनवरी में ही अपने लोग इवैक्यूएट कर लिए थे, और हम फ़ेब एंड में वहाँ से आए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का इसमें भी पीछे रही है। बाकी उन्होंने जो बॉर्डर्स खुलवाए उनका बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने करवाया, शायद हम उसकी वजह से ना आ पाते वापस अब भी। नहीं, तो जैसे आप बता रहे हैं कि भाई जो न्यूजीलैंड है या फिर और अदर कंट्रीज़ हैं, उनके जो स्टूडेंट हैं उन्हें पहले ही निकाल लिया गया उनकी सरकार के द्वारा निकाल लिया गया, या वो खुद गए हैं? उनकी सरकार के द्वारा ही निकाला गया था। मेरे भैया लोग वहाँ पे रहते हैं, तो उन्होंने मुझे जनवरी से ही बोला कि हमारी गवर्नमेंट्स वहाँ से बच्चों को इवैक्यूएट कर रही हैं, जितने भी उनके सिटीजन्स हैं वहाँ के, तो तुम लोग क्यों नहीं आ रहे हो? तो हमारा ये कि हमें ना यूक्रेन मिनिस्ट्री की तरफ से कोई एडवाइजरी आई है, ना हमारी एम्बेसी की तरफ से कोई एडवाइजरी आई है, तो हम किस बेसिस पे इंडिया वापस चले जाएं? चूँकि ये युद्ध से पहले ही ये एक बात मतलब युद्ध से पहले ही भारत सरकार के द्वारा, भारत जो कीव में भारतीय एम्बेसी है उसके द्वारा 3-4 एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। अगर आप ठीक है, अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है या इस तरह की चीज़ें कही गई थी, तो आप तुरंत जो है वहाँ से यूक्रेन छोड़ सकते हैं, ऐसी भी एडवाइजरी जारी की गई थी।
दूसरा मेरा ये है, जिस तरह से आप लोग आए, कितने आपके साथ कितने भारतीय थे आपके? हमने 50-50 के ग्रुप में 6 बसेस करवाई थी उस दिन। अच्छा। तो लगभग हम लोग 300 बच्चे एक साथ निकले थे वेनेत्सिया से, और बॉर्डर पे जाके हम सभी लोग अलग अलग हो गए थे क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़, धक्का मुक्की सब कुछ था, फायरिंग वगैरह और थी, तो सब इधर उधर हो गए थे। मैं और मेरी जो 3 रूममेट्स थी, हम लोग साथ ही रहे सारे रास्ता, और बाकी जो बच्चे थे वो इधर उधर होके ऑलमोस्ट हम लोग सेम डेट को इंडिया आ गए थे। लेकिन मनदीप, मैं थोड़ा ये भी जानना चाह रहा हूँ, जो वहाँ के लोकल के लोग हैं, खासकर जो एक तरह से शेल्टर के लिए जो है दूसरे देशों में जा रहे हैं, खासकर जो पश्चिमी बॉर्डर के देश हैं उनमें जा रहे हैं, किस तरह का वो दर्द महसूस कर रहे हैं, वो आपने रियलाइज़ किया हो? हाँ, हम लोग जब बंकर्स में रहते थे तो वहाँ पे भी एक रूल लागू किया है कि 60 साल से ऊपर के लोग देश छोड़ के नहीं जा सकते। तो एक लेडी थी वहाँ पे, वो भी हमें रो रो के बता रही थी कि 50 साल तक हम अपनी ही कंट्री में बेखौफ रहे हैं और आज अपनी ही कंट्री में हमें डर डर के रहना पड़ रहा है। उनके बच्चे उन्हें छोड़कर जा चुके हैं दूसरी कंट्रियों में। और मैं फ़्लैट में रहती हूँ तो मेरी ओनर जो हैं उनसे मैं रेगुलर कांटेक्ट में हूँ, तो वो लोग भी हमारे फ्लैट में 15 से 20 रेफ्यूजी वहाँ पे रुक रहे हैं। सब लोग, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है उन लोगों के लिए। और कई लोग तो जैसे जहाँ पे हमने बॉर्डर क्रॉस किया वहाँ पे यूक्रेनियंस भी बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। हमारे पास तो एक रास्ता था कि हम भारत वापस आ सकते हैं, हमारा घर है यहाँ पे। वो अपना सब घर बार छोड़ के रेफ्यूजी की तरह रोमानिया में गए हैं। उनके पास अब वहाँ पे कुछ नहीं है, अपना ना पासपोर्ट ना उनकी कोई पहचान। तो वहाँ पे अब वो अपनी नई पहचान बनाएंगे एक नए देश में। युद्ध की जो स्थिति है कितनी भयावह होती है, जो सालों से जिनका देश है वो रह रहे हैं, लेकिन अब चूंकि युद्ध की ऐसी स्थिति उनकी जान पर बनाई है और इसलिए वो दूसरे देशों में अपनी शरण ले रहे हैं। और जैसा कि मनदीप ने बताया कि वहाँ के हालात इस समय कैसे हैं, या किन हालातों में वहाँ के लोग जो हैं अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और मनदीप ने ये भी बताया कि हम वहाँ से कैसे निकले हैं, किस स्थिति में निकले हैं। तो कई सारे सवाल जो है हमारे थे, मनदीप से हमने पूछा है और आप लोगों ने देखा है कि मनदीप ने उनका जवाब दिया है बेबाक तरीके से। तो इस तरह से बने रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को, और हमें धन्यवाद, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप लगातार जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम जो है अभी हमारी 2-3 वीडियोस जो आई हैं लगातार वो इसी मुद्दे पर हैं, जो रसिया और यूक्रेन के बीच टेंशन्स बनी हुई हैं उनको लेकर हमने यहाँ के जो स्थानीय छात्र हैं उनके अभिभावकों से भी बात की है। और इसी कड़ी में हम आपसे जुड़े रहे हैं और आप भी हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए थारू समाचार।